नमस्कार। आचार्य श्री महाप्रज्ञा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं भगवती प्रसाद सोनेल आपका स्वागत करता हूँ। साथ ही आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीए बीएड थर्ड ईयर की क्लास। बीए बीएड थर्ड ईयर की क्लास और आज भी अपना टॉपिक है अकबर। यह अकबर का जो क्लास है वो 12वां है, 12th यानी पार्ट 12। इससे पिछली क्लासों में मैंने आपको अकबर के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी। उसकी जो प्रारंभिक कठिनाइयाँ थी, उसकी कठिनाइयों को किस प्रकार उसने दूर किया और किस प्रकार उसने विजय प्राप्त की और अपने प्रशासन को चलाया, उसकी राजपूत नीति आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा हम कर चुके हैं। और जो चल रहा था टॉपिक वह है अकबर का प्रशासन। अकबर का प्रशासन इसमें भी मुख्य रूप से मैंने केंद्रीय शासन, प्रांतीय शासन, सरकार जिलों का शासन, परगनों का शासन और आज इस कड़ी में जो एक अंतिम कड़ी है वह है अकबर का ग्रामीण प्रशासन। ग्रामीण प्रशासन क्लियर। इस प्रकार से हम अकबर के पूरे शासन प्रणाली को अध्ययन कर लेंगे। तो ये जो टॉपिक है ये ग्रामीण प्रशासन, ग्राम प्रशासन, इसके बाद हम अगला टॉपिक लेंगे, किंतु इसमें जो अनुरक्त रूप से चल रहा है ग्रामीण प्रशासन उसको देखेंगे, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। तो ग्राम प्रशासन अकबर के समय में किस प्रकार का था, इसकी विस्तृत जानकारी हमें किसी स्रोत से नहीं मिलती है, क्योंकि अकबर ने भी ग्राम प्रशासन के बारे में इंटरेस्ट लिया था, किंतु इतना नहीं लिया था जितना कि उसे वर्णन किया जा सके। किंतु अबुल फजल ने ग्राम प्रशासन के बारे में भी विस्तृत चर्चा नहीं की, बाकी लिखा जरूर है। तो अतः जो लिखा है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे और इस प्रकार अकबर की संपूर्ण शासन प्रशासनिक व्यवस्था का अध्ययन पूरा हो जाएगा। क्लियर। तो बीए बीएड के थर्ड ईयर के विद्यार्थियों ध्यान से इन पूरे के पूरे जो पार्ट है उनको देखिएगा, ताकि आपके जो सिलेबस है वो क्लियर हो सके। तो स्टार्ट करते हैं ग्राम प्रशासन। हमारी सबसे बड़ी वैधानिक देन ग्राम प्रशासन के क्षेत्र में थी। भारतवर्ष में युगों से ग्राम पंचायत का सुसंगठित स्वरूप रहा है, जो ग्रामवासियों के भातृ भाव फैलाने के साथ ही ग्राम प्रशासन का कार्य भी सुगमता और सुस्पष्टता से करता आया है। मध्यकालीन भारत में ग्राम प्रजातंत्र अपने में स्वतंत्र एवं पृथक इकाइयों के रूप में अव्यवस्थित थे, यानी मध्यकाल में यह अव्यवस्थित रूप में थे। दिल्ली के सुल्तानों ने भी इनकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करना लाभकारी और उचित नहीं समझा, यानी दिल्ली सल्तनत के जो शासक थे, जिनमें गुलाम खिलजी, सैयद लोदी, तुगलक आदि ने भी इनमें इंटरफेयर नहीं किया। शेरशाह ग्राम में मुखिया, पटवारी और चौकीदार जैसे अर्ध सरकारी कर्मचारियों द्वारा संपर्क रखता था, यानी शेरशाह के शासनकाल में भी शेरशाह ने मुखिया, जो ग्राम का मुखिया था, पटवारी था, चौकीदार था, ये जो अर्ध सरकारी जो कर्मचारी थे उनसे इन ग्रामों का संपर्क या उनके बारे में जानकारी लेता रहता था। अकबर ने इस दिशा में एक कदम और बढ़ाया। उसने ग्राम पंचायतों को वैधानिक रूप से न्याय करने वाली संस्था के रूप में स्वीकार कर लिया, यानी अकबर ने एक कदम आगे बढ़ाया और जो ग्राम पंचायतें हैं जो न्याय करती थी उनको स्वीकार कर लिया और इन पंचायतों के न्याय निर्णयों को अपनी ओर से मान्यता
दी, मान्यता प्रदान कर दी। यानी अकबर ने भी ये कहा ये जो निर्णय करते हैं वह मेरी तरफ से भी मान्य है। अकबर ने पटवारी और चौकीदार का परगने की सरकार से निकटतम संपर्क स्थापित कर दिया। यानी ये जो ग्राम प्रशासन है, इनके जो चौकीदार हैं, पटवारी हैं, उनसे और सरकारों के परगनों के मध्य संपर्क स्थापित कर दिया। ग्राम्य जीवन तथा ग्राम प्रशासन में अकबर ने हस्तक्षेप न करना ही उचित समझा। साथ ही यहाँ की प्रगतियों को सरकारी रूप से मान्यता प्रदान इनके गौरव को भी बढ़ाया। यानी उनकी जो प्रगति है उनको मान्यता देकर इनके गौरव को भी बढ़ाया ग्राम प्रशासन की। तात्कालिक अधिकारियों द्वारा ऐसी कोई सामग्री उपलब्ध नहीं है जिसके आधार पर अकबरकालीन भारत के ग्राम प्रशासन की पूरी और सच्ची तस्वीर प्रस्तुत की जाए। यानी अकबर के समय में ऐसी कोई जानकारी या स्रोत उपलब्ध नहीं है जिससे अकबर की जो ग्राम प्रशासन की जो कार्य थे वो पूरे के पूरे हम बता सकें और उनकी सच्ची तस्वीर प्रस्तुत कर सकें। अबुल फजल ने इस दिशा में थोड़ा बहुत सा जिक्र किया है, किंतु 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक ही नहीं बल्कि कुछ रूपों में तो वर्तमान काल तक ग्राम प्रशासन संतोषजनक रूप से चलता आया है। यानी ग्राम प्रशासन वर्तमान तक अनवरत रूप से चलता आ रहा है। इस बात से यह भली प्रकार समझा जाता है कि जनजीवन की भलाई, दृढ़ता तथा यहाँ के शासन प्रबंध में ग्राम प्रशासन का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान रहा। यानी उनके अच्छे के लिए ग्राम प्रशासन सदैव आगे कार्य करता आ रहा है और कार्य कर रहा है। प्रत्येक गांव में ग्राम प्रशासन के लिए ग्राम पंचायतें थी। यानी प्रत्येक गांव में ग्राम पंचायतों के लिए ग्राम पंचायतें विद्यमान थी, जिनमें गांव में रहने वाले परिवारों के सदस्य रूप में सम्मिलित होते थे। यानी गांव के लोग ही मिलकर ग्राम पंचायतों का निर्माण करते थे। यह पंचायतें ही ग्राम प्रशासन का उत्तरदायित्व संभालती थी और यही जो लोग हैं वो ग्राम पंचायत के कार्य का भी निष्पादन करते थे। गांव की रक्षा, स्वास्थ्य, सफाई, प्रारंभिक शिक्षा, सिंचाई, चिकित्सा निर्माण कार्य, न्याय तथा लोगों की नैतिक और धार्मिक उन्नति संबंध में प्रबंध और व्यवस्था का भार भी इन ग्राम पंचायतों पर ही था। यानी गांव की जो आवश्यक चीजें थी वो सारी की सारी जिम्मेदारी इन्होंने ले रखी थी, चाहे वह चिकित्सा हो, शिक्षा हो या नैतिक और धार्मिक उत्थान की बात हो। ये सारे के सारे कार्य भली प्रकार से करते थे। पंचायतें ही ग्राम निवासियों के खेल कूद, मनोरंजन तथा उत्सव त्योहारों का प्रबंध भी करती थी। यानी मनोरंजन के भी कार्य करती थी। मुकदमे का फैसला करने के लिए पृथक ग्राम पंचायत होती थी। 10वीं शताब्दी के आरंभिक काल में एक आलेख के आधार पर ज्ञात होता है कि ग्राम पंचायतें 6 उप समितियों में विभाजित थी। यानी एक लेख मिला है जिसके अनुसार ये पता चलता है कि ग्राम पंचायतें 6 भागों में विभक्त थी, 6 समितियों में विभाजित थी। प्रत्येक समिति अपना अपना कार्य संपादित करती थी, जिनमें ये उप समितियाँ क्या थी देखिए। पहली वार्षिक समिति, जो क्या बजट है क्या नहीं है इसके कार्य देखती। उद्यान समिति, गांव में अगर कोई बाग बगीचे तो उनकी देखभाल करती थी। तालाब समिति, तालाब की स्वच्छता सफाई का ध्यान रखती थी। स्वर्ण समिति, ये जो स्वर्ण के काम करते थे उनकी जांच परख आदि की बात जिम्मेदारी के लिए भी अलग समिति थी। न्याय समिति, जो न्याय करती थी वो न्याय समिति थी। और लास्ट है पंचवारा समिति। पंचवारा समिति जो अन्य काम भी देखती थी। इन सब उप समितियों के सदस्य निश्चित चुनाव अवधि विधि द्वारा निर्वाचित किए जाते थे और ऐसा ख्याल है कि यह निर्वाचन सर्वसम्मति से होता था। यानी इनमें जो सदस्य चुने जाते थे वो सभी की सहमति के बाद ही चुने जाते थे। इसके अतिरिक्त जाति बिरादरी की पंचायतें भी थी, जो बिरादरी तथा कुटुंबगत झगड़ों को तय करती थी। यानी अगर किसी की कुटुंब में, जाति में अगर झगड़ा हो गया तो उनकी भी पंचायतें थी और वो अपने जो फैसले थे उनको दे देते थे। एक ज्योतिषी, एक बढ़ाई, एक लोहार, एक कुमार, एक धोबी, एक नाई, एक चिकित्सक तथा एक पटवारी अथवा एक मुनीम भी होता था। यह व्यक्ति ही ग्राम संचालक समझे जाते थे और ग्राम प्रशासन कार्य को ये लोग पारस्परिक प्रेम और सौहार्दपूर्ण सहयोग की भावना से करते थे। ग्राम स्वावलंबी होते थे। स्वावलंबी यानी जिनकी आवश्यकता होती थी उतनी प्रोडक्ट ये खुद ही कर लेते थे और अपना काम निकले ऐसा कार्य ये स्वयं ही कर लेते थे। और इनमें रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के दुख दर्द में सम्मिलित होता था। प्राचीन काल से चली आती हुई
ग्राम पंचायतें हमारे समाज और संस्कृति की जीवन रक्षा करती आ रही है। यानी ग्राम पंचायतें जो थी वो प्राचीन काल से चली आ रही थी और हमारे जीवन और संपत्ति की रक्षा भी करती आ रही है। यह ग्राम पंचायतें बहुत ही महत्वपूर्ण थी। इस प्रकार हम देखते हैं अकबर का जो शासन प्रबंध है वो पूरा होता है। अकबर का जो प्रशासन है, केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन, जिलों का प्रशासन, परगनों का प्रशासन और ग्रामीण प्रशासन, यह विभिन्न प्रकार के जो प्रशासन है अकबर के शासनकाल में जो लागू थे, अबुल फजल ने इनका विस्तृत वर्णन किया ग्राम प्रशासन को छोड़कर, और जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। तो प्यारे बच्चों, आप ध्यान से इनको पढ़िए, सुनिएगा, समझिएगा और सीखिएगा। अगला है अब आपके ये ग्राम प्रशासन पूरा हुआ। अब है मनसबदारी प्रथा। अकबर की मनसबदारी प्रथा। क्लियर बच्चों? मनसबदारी प्रथा, इसके बारे में विस्तृत अध्ययन करने से पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूं। थोड़ी सी जानकारी जिनमें अकबर ने मनसबदारी प्रथा जो अपने साम्राज्य में लागू की थी वह क्या थी? मनसब का मतलब होता है पद या प्रतिष्ठा। क्या होता है? पद या प्रतिष्ठा। पद या प्रतिष्ठा। मनसब का अर्थ था। मनसबदारी में क्या होता था कि राजा, जो सम्राट अकबर थे, महाराजा अकबर थे, बादशाह अकबर थे, उन्होंने क्या किया, अपने जो स्वजन थे, रक्त संबंधी थे या उच्च पदों पर नियुक्त या उच्च कुल के जो व्यक्ति थे, उनको अपने राज्य में, प्रशासन में उनका सहयोग लिया और उन्हें मान और प्रतिष्ठा दी और उन्हें मनसबदार बनाया। कौन कौन थे? रक्त संबंधी, रक्त संबंधी और उच्च अमीर, क्लियर, और प्रतिष्ठित जो व्यक्ति हैं वो, और अकबर के शासनकाल में जो उनकी अधीनता में आ गए राजा आदि जो लोग थे, उनको अकबर ने अपना मनसबदार बना लिया। मनसब यानी उनको पद और प्रतिष्ठा प्रदान की। अतः यह मनसबदारी व्यवस्था कहलाती है। यह मनसबदार राजा को या बादशाह को समय समय पर सैनिक सेवा भी देते थे। यानी मनसबदार जो बादशाह के लिए सेवा रखने का मतलब सैनिक रखने का कार्य भी करते थे। क्लियर? अब इसका विस्तृत रूप से हम अध्ययन करेंगे। शासनकाल के आरंभिक वर्षों में अकबर की सेना में अधिकतर मंगोल, तुर्क, उज्बेक, अफगान, ईरानी आदि विदेशी सैनिक थे। यानी अकबर की जो सेना में सब बाहर के सैनिक थे, जिनमें मंगोल, तुर्क, उज्बेक, अफगान और ईरानी। क्लियर? जो बाबर और हुमायूं के काल से ही मुगलों के साथ चले आए थे। यानी बाबर जो फरगना से आया उनके साथ चले आए, हुमायूं जब भारत से निष्कासित हुआ तब उनके साथ भी चले आए, और अकबर ने जो पानीपत का युद्ध लड़ा उसमें भी ये लोग साथ में आए थे। सैनिक दलों के संचालक अधिकारी भी उसी जाति के थे जिसके की सैनिक, यानी जिस जाति का सैनिक था वही उनका अधिकारी होता था। उन्हें इनकी सेवाओं के पुरस्कार स्वरूप जागीरें प्रदान की जाती थी। यानी इनको जागीरें दी जाती थी इनाम में। हुमायूं में नेतृत्व शक्ति का अभाव होने के कारण उसके अधीनस्थ सैनिक अधिकारियों की बहुत कुछ स्वतंत्र सत्ता होने के कारण सैनिक अभिजात्य वर्ग नियंत्रण निरपेक्ष हो गया था। यानी हुमायूं इतना कुशल नहीं था कि वह इन सैनिक अधिकारियों पर नियंत्रण रख सके। अतः कुछ तो जो सैनिक अधिकारी थे वो स्वतंत्र पूर्वक आचरण करने लगे और हुमायूं का इन पर नियंत्रण नहीं रहा, जिससे मुगल सेना की शक्ति क्षीण हो गई। यानी ये अपने अपने क्षेत्र में स्वयं को राजा घोषित कर दिया, जिससे मुगलों की जो सैनिक शक्ति थी वह अब क्षीण हो गई। सैनिक अधिकारीगण अपने अधीन इतनी संख्या में सैनिक रखते थे जितनी कि उनके लिए निर्धारित की जाती थी। यानी यह जो सैनिक अधिकारी थे
इतनी संख्या में सैनिक रखते थे जिनका निर्धारण किया जाता था। ये लोग गैर कानूनी तथा धोखाधड़ी के कार्य भी कर बैठते थे, यानी बादशाह से बगावत भी कर बैठते थे, धोखा भी दे सकते थे। और सरकार तथा सैनिकों को अपने निजी स्वार्थ के लिए धोखा देना इनके लिए सरल था, यानी कोई विशेष बात नहीं थी। प्रत्येक सुधार का विरोध करना इनका मुख्य काम बन गया, यानी प्रत्येक अगर कोई प्रशासन में सुधार किया जाएगा तो ये सैनिक अधिकारीगण उनका विरोध करते, जो अकबर, हुमायूं और बाबर के साथ भारत में आए थे, तुर्क, मंगोल, उज्बेक या अफगान हो या ईरानी हो। अकबर द्वारा सैनिक सत्ता के केंद्रीकरण की नीति को अपनाने का इन्होंने खूब विरोध किया था, यानी अकबर ने अब सैनिक जो शक्ति थी उसका केंद्रीकरण करना चाहा, तो इन्हीं लोगों ने उसका खूब विरोध किया था। मुगल तथा उज्बेक सैनिक अधिकारियों के विद्रोह को का भी सामना करना पड़ा, यानी इन मुगल जो राजा थे उनको इन सैनिकों का भी विद्रोह, इनका भी सामना करना पड़ा। अकबर को अपने आरंभिक शासनकाल में इन्होंने खूब विद्रोह किया था। स्थिति को भली प्रकार का निरीक्षण करने के पश्चात अकबर ने यह निश्चित धारणा बना ली थी कि जब तक इन विद्रोही, उद्धत, उद्दंडी, उच्छृंखल सैनिक अधिकारियों को निरंकुश में रखकर संपूर्ण सत्ता को अपने हाथ में ले लेना चाहिए, यानी ये जो उद्दंडी, उच्छृंखल जो ये सैनिक अधिकारी है, इनसे सैनिक सत्ता छीन लेनी चाहिए और अपने हाथ में ले लेनी चाहिए, और तभी प्रशासन में अमन और शांति और अन्य कोई आदेशों का पालना करवाई जा सकती है, क्योंकि ये बार बार विरोध करेंगे। नए सिरे से सैनिक संगठन न किया जाएगा जिससे इस विभाग में प्रचलित भ्रष्टाचार को दूर किया जाए, यानी अकबर ने नए सिरे से इनका संगठन किया जिससे इस जो सैनिक संगठन है उनमें जो व्याप्त भ्रष्टाचार है उसको दूर किया जा सकता है। जब तक सेना संबंधी समस्याओं से त्राण मिलना कठिन है, इस विचारधारा का सुपरिणाम मनसबदारी के रूप में सामने आया, यानी जो सैनिक जो समस्याएं थी सैनिक संबंधी, सेना संबंधी, उनका जब तक समाधान नहीं किया जाएगा, जब तक यह उद्दंडी बने रहेंगे, और इनका जो समाधान मिला वो मनसबदारी व्यवस्था में मिला, और मनसबदारी के रूप में इसका एक उत्तर सामने आया। नेक्स्ट, मनसब शब्द के स्थान और पद का अर्थ निकलता है, मतलब मनसब जो शब्द है उसका मतलब होता है स्थान, पद, प्रतिष्ठा होता है। इसलिए मनसबदार शाही सेना के अंतर्गत उच्च पद प्राप्त अधिकारी होते थे। मनसबदारी का मिनिमम 10 का था और मैक्सिमम उच्चतम दर्जा 10,000 का था, यानी मनसब जो दी जाती थी वो 10,000 से लेकर 10 के बीच में दी जाती थी। ये उच्चतम, ये निम्नतम, यानी निम्न जो मनसब दी जाती थी वो 10 की थी। क्लियर? 10 से लेकर 10,000 तक की दी जाती थी। अपने अकबर के शासनकाल के उत्तरार्ध में अकबर ने इस सर्वोच्च दर्जे को 12,000 बना दिया, यानी अकबर ने बाद में इसको बढ़ाकर 12,000 कर दिया। बदायूनी भाग 2 पृष्ठ संख्या 342। जिस समय मनसबदारी प्रथा आरंभ की गई उस समय 5,000 से ऊपर मनसब बादशाह के नाती पोतों तथा अन्य निकट कुटुंबियों के लिए सुरक्षित किया गया था। जब यह मनसबदारी व्यवस्था शुरू की गई थी, जब यह 5,000 उच्चतम स्तर की थी, और यह जो मनसब है वो सिर्फ नाते पोतियों को या उच्च कुटुंबियों को ही दी जाती थी और किसी को नहीं दी जाती थी। किंतु बाद में राजा मानसिंह, मिर्जा अजीज कोका तथा 1-2 उच्च अधिकारियों को 6,000 की मनसब भी दी गई थी, यानी अकबर ने 5,000 रखी, किंतु मानसिंह, अजीज कोका ये अकबर के खास विश्वास पात्र व्यक्ति थे, इनका मनसब 5,000 से बढ़ाकर 6,000 तक कर दिया था। इसके पश्चात 8,000 उसके ऊपर के मनसब शाही घरानों के व्यक्तियों के लिए सुरक्षित किए गए, यानी बढ़ाकर 8,000 कर दिया और 8,000 शाही घरानों के लिए निश्चित कर दिया, क्योंकि 6,000 बढ़ाए थे, 6,000 इनको दे दिए, तो 8,000 अब शाही सेवा के जो थे उनको दिया गया।
आरंभ में अकबर ने प्रत्येक मनसब के लिए एक श्रेणी निर्धारित की थी, यानी सब जो मनसब वो एक श्रेणी के होंगे, किंतु शासनकाल के उत्तरार्ध में 5000 से नीचे के मनसबदारों की 3 श्रेणियां निर्धारित कर दी, यानी 5000 के नीचे के जो मनसबदार थे उनकी 3 श्रेणियां निर्धारित कर दी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 श्रेणी के मनसबदार बना दिए जो पहले एक ही थे। इस प्रकार बहुत से मनसबदारों को दोहरे पद प्राप्त थे, जैसे जात और सवार, यानी बहुत से जो मनसबदार थे उनको जात और सवार 2 और पद भी प्राप्त थे, जात और सवार, जो हम आगे बताऊंगा मैं। जात का मतलब होता है उसको वेतन कितना मिलेगा, सवार का मतलब होता है कि वह कितनी सेना रखेगा, जनरली मतलब यह है, किंतु यह भी निश्चित नहीं है। विभिन्न इतिहासकार इस पद को लेकर अलग अलग मत प्रस्तुत करते हैं, पर जनरली भाषा में इनको अगर समझा जाना है तो ये जात का मतलब वेतन से था और सवार का मतलब घुड़सवार सेना से था या सैनिकों से था। जात और सवार दोनों पद एक ही मनसबदार को मिले हुए थे। यह आवश्यक नहीं था कि जितना मनसब मिले उतनी ही संख्या में कोई मनसबदार सैनिक रखे, यानी ये जरूरी नहीं था कि उसको जात और सवार के हिसाब से मनसब, सवार के हिसाब से सैनिक रखने होंगे। उदाहरण के लिए यह जरूरी नहीं था कि 1000 का मनसब अपने नीचे 1000 सैनिक रखे, ये कोई बात जरूरी नहीं थी। सवार ज्यादा हो सकता है, जात कम ज्यादा हो सकती है, दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। 1000 के मनसबदार को 1000 सैनिक का संचालन समझना गलत है। मनसबदारों को अपने संरक्षण में एक निश्चित संख्या तक सैनिक रखने आवश्यक पड़ते थे, यानी मनसबदारों को एक निश्चित संख्या थी, उतने तो सैनिक आपको रखने ही पड़ेंगे, किंतु यह संख्या उनके मनसब की संख्या का बहुत छोटा भाग होती थी। साम्राज्य अधिकारियों के पद और उनके वेतन को निश्चित करने के लिए मनसब प्रथा एक सरल माध्यम थी। यह भी आवश्यक नहीं था कि किसी उच्च मनसब प्राप्त व्यक्ति को उसके मनसब के अनुरूप ही ऊंची नौकरी पे रखा जाए, यानी बादशाह उसे उसकी मनसब जो ऊंची है तो उसे ऊंची नौकरी पे रखा जाए, ये कोई जरूरी नहीं है। राजा मानसिंह को तो 7000 का मनसब प्राप्त था, किंतु उन्हें कभी दरबार में मंत्री पद प्राप्त नहीं हुआ, यानी ऊंची नौकरी मंत्री की थी वो उन्हें कभी भी प्राप्त नहीं हुई, भले ही उनका मनसब 7000 का था। मंत्रियों का मनसब राजा मानसिंह के मनसब से भी कम था, यानी अब मंत्रियों को बात करते हैं तो मंत्रियों का जो मनसब था वो मानसिंह जी से कम था, यानी मानसिंह जी का जो मनसब है वो इतना है कि उसे मंत्री रखा जाए उन्हें, पर नहीं रखा गया। और मंत्रियों का मनसब मानसिंह जी से भी कम है तो है, यह कोई विशेष बात नहीं थी। इसी प्रकार अबुल फजल को शाही सेना के अन्य अधिकारियों की अपेक्षा बहुत छोटा मनसब प्राप्त था, यानी अबुल फजल को कम मनसब प्राप्त था, किंतु मान प्रतिष्ठा की दृष्टि से वह ऊंचे मनसबदारों तथा अधिक वेतन प्राप्त अनेक व्यक्तियों से कहीं आगे था, यानी जिनको पैसे ज्यादा मिल रहे हैं फिर भी उनसे वह आगे था। कुछ मनसबों का बादशाह की सेवा में उपस्थित रहने और जो काम उन्हें बताए जाए उसे करने के अतिरिक्त और कोई कार्य नहीं था। जो बादशाह काम बताएगा उनको वो कार्य उनको करना है, इनके अतिरिक्त वो कोई कार्य नहीं करते थे। सेवाएं प्रबंध अथवा सैनिक सेवाओं के रूप में विभाजित नहीं होती थी और आवश्यकता पड़ने पर किसी भी मनसबदार को किसी भी सेवा कार्य के लिए बुलाया जा सकता है, यानी बादशाह की जहाँ इच्छा हो वो किसी को भी बुला सकता है और कार्य सौंप सकता है। शायद काजी और सदर को छोड़कर सभी शाही अधिकारी मनसबदारी प्रथा के सदस्य थे, यानी काजी और सदर को छोड़कर बाकी सब मनसबदारी के पात्र थे, सदस्य थे, और अपने मनसब के अनुरूप कुछ संख्या में सैनिक उन्हें रखने होते थे, यानी काजी और एक अधिकारी वह सदर को छोड़कर बाकी सब जो मनसबदार हैं वह सेना रखेंगे, अनिवार्य है, कुछ ही सैनिक रखे। मुगल सम्राट के अधीन नरेश भी अर्ध स्वतंत्र रियासतों के शासक थे, यानी सम्राट बादशाह के अधीन, अकबर के अधीन जो और मनसबदार प्राप्त थे वो अपने राज्य में अर्ध स्वतंत्र शासक भी थे। मनसबदार बना दिए जाते थे और इन्हें भी अपने मनसब के अनुपात में एक निश्चित संख्या में सैनिक रखने पड़ते थे, यानी इनको भी सैनिक रखने पड़ते थे, जिनका निर्धारित समय पर उन्हें निरीक्षण भी करवाना पड़ता था, यानी बादशाह के सामने अपनी सेना को भी उपस्थित करनी पड़ती थी।
मनसबदार की नियुक्ति, उनकी तरक्की अथवा उन्हें बर्खास्त किए जाने के नियम कायदे नहीं थे। यानी किसको उन्नति करनी है, किसको मनसब प्रदान करना है, किसका बर्खास्तकरण करना है, ये इसके कोई नियम नहीं थे। ये बादशाह की इच्छा पर निर्भर करते थे। बादशाह की इच्छा मात्र पर ही इनकी तरक्की होती और जब वह चाहता उन्हें नियुक्त करता अथवा पदच्युत भी कर सकता था। यानी बादशाह ही सर्वे सर्वा था। अगर मनसबदार बनाना है तो बादशाह बनाएगा और किसे हटाना है वो बादशाह ही तय करेगा। उनकी प्रतिष्ठा बढ़ानी है तो भी वही करेंगे, उनका वेतन बढ़ाना है तो भी काम बादशाह का ही था। इस संबंध में प्राय यह नियम बरता जाता कि जब कोई मनसबदार निरीक्षण के समय निर्धारित संख्या में सैनिक दल उपस्थित करता था, ये सैनिक चुस्त और चैतन्य पाए जाते थे तो उसके मनसब का दर्जा बढ़ा दिया जाता था। यानी इस बात का जरूर ध्यान दिया जाता था कि जब बादशाह सैनिकों का निरीक्षण कर रहे थे तो सैनिक चुस्त हो, चैतन्य हो, ध्यान हो उनका, और वह अच्छे सैनिक हो तो मनसबदार का पद और उन्हें तरक्की मिल जाती थी। कभी कभी यदि कोई मनसबदार अपनी सेवा भक्ति द्वारा बादशाह को प्रसन्न कर लेता तो उसे ऊंचे दर्जे का मनसब भी प्रदान किया जाता। यानी मनसबदार अगर बादशाह का दिल जीत लेता तो उसे और अधिक ऊंचा मनसब भी प्रदान कर दिया जाता था। ऊंचे दर्जे के मनसब तक पहुंचने के लिए किसी मनसबदार की विभिन्न श्रेणियों को पार करने की जरूरत नहीं थी। यानी कोई श्रेणी नहीं थी। बादशाह चाहे तो थर्ड को सीधा फर्स्ट में लिया है, सेकंड को सीधा और टॉप पे लिया है। ये बादशाह की इच्छा पर निर्भर था। यानी सेकंड है तो वो पहले दूसरी श्रेणी का बनेगा, ऐसा कोई निश्चित नियम नहीं था। वो बादशाह की इच्छा पर निर्भर करता था। मनसबदारों को वेतन भारी भारी नगद रकम मिलती थी। मनसबदारों को जो वेतन दिया जाता था वो भारी भरकम नगद वेतन के रूप में मिलता था। कभी कभी जागीर भी वेतन देने का प्रबंध किया जाता था। यानी अगर किसी का वेतन ज्यादा है उसे नगद वेतन नहीं देकर उसे उसके बराबर जागीर दे दी जाती थी। यानी वेतन जागीर कहलाती थी, वेतन जागीर। वह इस समय अधिक समय तक नहीं रख सकता था। उसकी जागीर एक प्रांत से दूसरे प्रांत मनसबदारों से जरूरत नहीं, मनसबदारों को भारी भरकम वेतन दिया जाता था। अकबर जमीन जागीर देने के बजाय नगद वेतन देना अधिक पसंद करता था। यदि किसी मनसबदार को जागीर प्राप्त भी हो जाती तो वह इसे अधिक समय तक नहीं रखता था और उस जागीर एक प्रांत से दूसरे प्रांत में बदल दी जाती थी। यानी जागीरें भी बदल दी जाती थी। मनसबदारी प्रथा की स्थापना के उपरांत जागीर क्षेत्रों में माल मुजारी भी उसी विभाग के कर्मचारी द्वारा वसूल और एकत्र की जाती थी। यानी मुगल काल में जो व्यवस्था थी वही लगान वसूलेंगे और वही एकत्र करेंगे। जागीरदारों के गुशामतों द्वारा नहीं। यानी जागीरदार जो है उसका जो नियुक्त व्यक्ति है उसके द्वारा लगान वसूल नहीं की जाती। लगान तो अधिकारी जो प्रशासनिक थे वही वसूल करते थे। नियत कर से अधिक कुछ भी नहीं वसूल कर सकते थे। जो नियत कर थे उससे ज्यादा आप वसूल नहीं कर सकते थे। कुछ इतिहास लेखकों विशेषकर इरविन, स्मिथ, मॉर्लैंड का यह विचार है कि इन मनसबदारों को पूरे 12 महीने का वेतन नहीं दिया जाता था। यानी जो मनसबदार है उनको 12 महीने का वेतन नहीं दिया जाता था, बल्कि 7, 8 अथवा 9 महीने का ही वेतन दिया जाता था। समकालीन इतिहासकारों द्वारा इस तथ्य की पुष्टि नहीं होती है। यानी समकालीन जो इतिहासकार हैं वो इसकी पुष्टि नहीं करते। यानी जो अंग्रेजी इतिहासकार है वो कहते हैं इन जो मनसबदार थे उनको 7, 8, 9 महीने का वेतन दिया जाता है, किंतु समकालीन इतिहासकार में इस प्रकार की कोई बात नहीं मिलती। वो कहते हैं 12 महीने के दे सकते थे, देते थे। अनेक लेखों द्वारा यह स्पष्ट रूप से ज्ञात होता है कि मनसबदारों को वेतन पूरे 12 महीने का ही दिया जाता था। यह गलत धारणा संभवतः इस बात से उत्पन्न हुई कि सरकार मनसबदारों के वेतन में से लिए हुए ऋण, सामान सज्जा देने का मूल्य तथा उनके मनसबदारों के अधीन रहने वाले प्रत्येक सैनिक को 5% वेतन काटती थी, क्योंकि उनके राज्य की ओर से घोड़े और सामान मिलता था। यानी मनसबदार जो सेना रखती थी उसका खर्चा बादशाह जो उन्हें वेतन देता था उसमें से काट कर देता था, क्योंकि वह मनसबदार की ओर से सेना बनी है। तो उनको जो राजा की तरफ से या बादशाह की तरफ से जो सामान दिए गए, अस्त्र शस्त्र दिए गए, उनका वेतन भी वह काट लेता था। मनसबदारों को अपने सैनिकों की भर्ती करने की पूरी स्वतंत्रता थी और आमतौर पर यह सैनिक उन्हीं जाति अथवा फिरके विशेष के होते हैं। यानी मनसबदार सेना की भर्ती भी करता था, किंतु ये जो सैनिक थे वो मनसबदार की जाति के थे या फिरके यानी उसके संप्रदाय के ही थे, विशेष थे। मनसबदार
मनसबदारों से बहुत विदेशी तुर्की, ईरानी, अफगानी और भारतीय राजपूत थे। यानी मनसबदारों में ये लोग थे। कुछ मनसबदार अरबी तथा अन्य विदेशी जातियों के भी थे। ऊंचा मनसब प्राप्त भारतीय मुसलमानों की संख्या बहुत कम थी। यानी उच्च पद प्राप्त मनसबदार भारतीय जो हिंदू थे वो बहुत कम थे। भारतीय नॉर्मल थे, कम थे। मनसबदारों को अपने घोड़े तथा अन्य प्रकार का सामान सज्जा स्वयं खरीदने पड़ते थे। कभी सरकार भी उन्हें वस्तुएं प्रदान करती थी और उनका जो पैसा है वो काट लिया जाता था। प्रथम निरीक्षण के समय मनसबदार के अंतर्गत कितने सैनिक, कितने घोड़े इत्यादि हैं, इसकी वर्णनात्मक सूची तैयार की जाती थी और घोड़े पर दाग लगाया जाता था। दाग यानी घोड़े के पुट्ठे पर एक सील लगाई जाती थी। 2 सील लगती थी, एक पुट्ठे पर बादशाह की सील, एक पुट्ठे पर मनसबदार की सील, ताकि पता रहे अमुक घोड़ा किस मनसबदार का है। यानी दाग प्रथा प्रचलित थी जो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल से में भी थी। दाग लगाया जाता था। प्रत्येक घोड़े पर 2 निशान होते थे। सरकारी निशान सीधे पुट्टे पर, मनसबदार का निशान बाएं पुट्टे पर। प्रत्येक मनसबदार को यह निर्धारित अवधि पर निरीक्षण कराना होता था। यानी निर्धारित समय है, साल में 1 बार, अन्यथा 2 बार, बादशाह की इच्छा हो, किंतु 1 बार निरीक्षण करवाना अनिवार्य था। यह निरीक्षण भी प्रत्येक वर्ष होता था अथवा हर तीसरे वर्ष हुआ करता था। प्रत्येक मनसबदार को निश्चित वेतन मिलता था, जिसके वह अपने सैनिक दल का व्यय और सैनिकों के वेतन आदि देता था। व्यय की इन रकमों को निकाल कर भी उसका वेतन अच्छा रह जाता था। मोरलेन ने इनके बारे में कुछ अच्छी स्थिति स्पष्ट की थी। नेक्स्ट अब है जात और सवार, जो मैंने अभी बताया था आपको। जात और सवार, मनसबदारों की 2 श्रेणियां थी, जात और सवार। जात और सवार। जात और सवार के महत्व के संबंध में विद्वानों ने अलग अलग विचार व्यक्त किए हैं। ब्लॉकमैन के अनुसार जात का तात्पर्य सैनिक की उस निश्चित संख्या से था जो मनसबदार अपने यहाँ रखता था। सवार काश्य निश्चित घुड़सवारों की सेना से था। यानी इन दोनों के बारे में अलग अलग मत ही प्रस्तुत किए जाएंगे। क्लियर? सब अपने अपने अनुसार देंगे, किंतु वास्तव में ये क्या थे, ये बड़ी पेचीदगियों वाली बात थी। ये कह रहे हैं जात का मतलब सैनिकों से था, सवार का मतलब सवार सैनिकों से था। दूसरी ओर इरविन का मत है जात से घुड़सवारों की संख्या स्पष्ट होती है और सवार से एक प्रतिष्ठा। यानी जात से घुड़सवार कितने होते हैं इनकी पता लगता है और सवार से उनकी प्रतिष्ठा, यानी इनका एक अलग मत है। जो जात की भांति की निश्चित संख्या का द्योतक है। डॉक्टर राम प्रसाद त्रिपाठी के अनुसार सवार पर अतिरिक्त प्रतिष्ठा का द्योतक है। यानी सवार जो शब्द है किसी मनसबदार को मिला है तो वो किसी अतिरिक्त प्रतिष्ठा का द्योतक है, यानी इंगित कर रहा है। किंतु इसके द्वारा मनसबदार निश्चित संख्या में घुड़सवार रखने के लिए बाध्य नहीं था। सवार पद के लिए मनसबदारों के अतिरिक्त अलाउंस अवश्य दिया जाता था। श्री अब्दुल अजीज जी राय है कि जात दर्जा प्राप्त करने पर मनसबदार एक निश्चित संख्या में हाथी, घोड़े, सामान ढोने के लिए बैलगाड़ी आदि रखना आवश्यक होता था। यानी इनका एक अलग ही और मत है। सवार इस बात का द्योतक यह था कि मनसबदार के अधीन एक निश्चित घुड़सवार सेना से था। यानी जात का मतलब यह था घुड़सवार सेना से था। ब्लॉकमैन का मत सवार पद की संख्या स्थापित करने के बाद जो स्थिति उसके निकटतम मालूम पड़ता है, ऐसा मालूम देता है कि मनसबदारी प्रथा की स्थापना के कई वर्षों बाद मनसबदार अपने मनसब के अनुसार निर्धारित संख्या में घुड़सवार नहीं रखते थे, इन्हें निरीक्षण के लिए उन्हें प्रस्तुत कर सके। इसके साथ ही यानी ये व्यक्ति कह रहे हैं कि मनसबदार इतने घुड़सवार नहीं रखते थे जितना कि वह बात करते थे, निरीक्षण के समय उपस्थित करते थे, प्रस्तुत कर सकें। इसके साथ ही घुड़सवार, घोड़ा, हाथी, ऊंट, बैल आदि रखना प्रत्येक दर्जे में बड़ी गड़बड़ उत्पन्न कर देता है। अतः संभवतः इस गड़बड़ी को दूर करने का विचार से अकबर ने जात और सवार दर्जे की स्थापना की थी। इसके पश्चात जात दर्जे के घुड़सवारों का बोध नहीं था, बल्कि ये पता चलता था कितनी संख्या में हाथी, घोड़े, सामान ढोने और बैलगाड़ी आदि किसी मनसबदार को रखना है। जात का दर्जा जैसे कि कतिपय आधुनिक इतिहासकारों ने समझ लिया
कोई व्यक्तिगत दर्जा नहीं था। दूसरी ओर सवाल दर्जे का बोध था कि अकबर के शासनकाल में मनसबदारों को कितनी संख्या में घुड़सवार रखने थे। अकबर के अधिकारियों के शासनकाल में यह कुछ नियम ढीला पड़ गया था और घुड़सवारों की संख्या सवार दर्जे से बहुत कम रह गई थी। यानी ये जो इतिहासकार हैं अपने अपने मत के अनुसार अपनी अपनी बात कह रहे हैं, पर निश्चित रूप से ये क्या थे ये किसी को इसके बारे में पता नहीं है। यह शासन की बड़ी बारीक पेचीदगियां थी। नेक्स्ट, अब मनसबदारों की 3 श्रेणियां थी। इनकी 3 श्रेणियां थी, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि 5000 और उसके नीचे के प्रत्येक मनसब में 3 श्रेणियां थी, यानी 5000 से नीचे की इनकी 3 श्रेणियां थी। क्लियर? 5000 का मनसब प्राप्त है तो वह फर्स्ट कैटेगरी का, और इनके अलावा जो जैसे जैसे बताएंगे आपको इंगित करवाते जाएंगे। प्रथम, द्वितीय और तृतीय। एक मनसबदार प्रथम श्रेणी में तभी आ सकता था जब उसका सवार दर्जा जात दर्जा एक समान हो, यानी जात और सवार या जात और सवार, यानी ये 5000 है तो सवार भी 5000 होना चाहिए, यानी जात और सवार दोनों बराबर हैं तो वह फर्स्ट कैटेगरी का होगा, सवाल प्राप्त होता है। जैसे ये आपको मैंने बताया, उसका जात 5000 और सवाल 3000 होता या 2500 होता या इससे नीचे होता तो वह द्वितीय श्रेणी का, यानी जात तो उसकी 5000 है, सवाल उसका 3000 या 2500 से नीचे है तो वह सेकंड श्रेणी का मनसबदार था। इसी प्रकार तीसरे श्रेणी में उसकी जात 5000 और सवाल 2500 से भी कम हो, यानी 5000 यह हो और 2500 से भी कम हो, इससे भी कम हो, यानी 2499 से लगाकर नीचे तक वह तृतीय श्रेणी का मनसबदार कहलाता था। यह नियम सभी मनसबदारों पर लागू होता था। दुअस्पा, सिंहस्पा के भेद प्रभेद जैसी कुछ अन्य पेचीदगियां का भी इनमें समावेश हो गया। दुअस्पा और सिंहस्पा, दुअस्पा और सिंहस्पा, ये 2 प्रकार की और इनमें और इंक्लूड पेचीदगियां हो गई थी। लेकिन हमें यहाँ उनके कोई सरोकार नहीं है, यानी हमें उनसे ज्यादा कोई मतलब नहीं है, ये इतना पूछा भी नहीं जाता था। सिंहस्पा और दुअस्पा जहांगीर ने शुरू की थी। कुछ मनसबदार सैनिक दलों का संचालन करते थे। इन दलों के सैनिकों की भर्ती सरकार द्वारा की जाती थी, यानी ये जो सैनिक थे इनके दलों की जो भर्ती की जाती थी वह इन मनसबदारों द्वारा की जाती थी। इन सैनिक दलों को दखिली भी कहा जाता था, दाखिली, दाखिली सैनिक भी कहा जाता था। सेना में दाखिली ही घुड़सवार और दाखिली ही पैदल सैनिक होते थे, यानी दाखिली पैदल भी हो सकता था और घुड़सवार भी हो सकता था। इनके अतिरिक्त सज्जन सैनिक भी होते थे जिन्हें अहदी कहा जाता था, यानी दाखिली के अलावा अहदी, जो सज्जन सैनिक थे उन्हें अहदी कहा जाता था। प्रत्येक सैनिकों की भर्ती अलग अलग होती थी और ये एक पृथक मनसबदार अथवा सैनिक अधिकारी के नेतृत्व में रहते थे। इनके अपने निजी जीवन और पक्षी भी हुआ करते थे। अहदी बड़े ही कुशल और स्वामी भक्त सैनिक समझे जाते थे और उनको ऊंचा वेतन दिया जाता था। अहदी को अहदी बड़े ही कुशल होते थे। कभी कभी तो अहदी सैनिक 500 रुपये मासिक तक का वेतन दिया जाता था, यानी इनका जो वेतन था 500 रुपये तक था उस जमाने में, बहुत बड़ी बात है। मुगल काल में घुड़सवार, पैदल, तो बंदूकची आदि गजवाहक भी होते थे। इनके बारे में हम अब अगली वाली क्लास में अध्ययन करेंगे। क्लियर? इसमें आपको ये मनसबदारी का जो प्रारंभिक ग्रुप है, फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी, मैंने आपको समझाने की कोशिश की। साथ ही जात और सवाल के बारे में मैंने आपको बताया
और दूरस्पर्शी स्पा के बारे में भी मैंने आपको बताया, और जो आपके परीक्षा के लिए उपयोगी है, और दाखिली और अहदी सैनिकों के बारे में भी विस्तृत रूप से चर्चा की। अगला जो हम पढ़ेंगे, सेना के क्या क्या प्रकार थे, उनमें किस प्रकार से व्यवस्थाएं थी, मनसबदार क्या करते थे, इनका अध्ययन विस्तृत रूप से हम आगे वाली क्लासों में करेंगे। इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद।